डिस्कस करना है। कुछ चीज़ें पिछले टॉपिक में रह गया था, जैसे हमारा क्या चल रहा था, क्रिटिसिज्म चल रहा था। क्रिटिसिज्म में लास्ट वाला टॉपिक रह गया था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट कहता है द केस संतानाम हैज पॉइंटेड आउट दैट द डायरेक्टिव लीड टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मीन्स ये जो डायरेक्टिव है ये क्या कर रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट ला रहा है किसके किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। क्या कॉन्फ्लिक्ट ला रहा है? ये कॉन्फ्लिक्ट ला रहा है आपका किसके किसके बीच में। मान लीजिए सेंटर में किसी और का गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी और का गवर्नमेंट है। जब सेंटर में किसी और का गवर्नमेंट है, स्टेट में किसी और का गवर्नमेंट है, तो कहने का मतलब है कि अगर सेंटर कुछ लॉ लाना चाहता है और स्टेट क्या चाहता है, उन चीजों को नहीं, स्टेट उन चीजों को नहीं मानना चाहता, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बातें हो गई कि क्या करना चाहता है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। मान लिया जाए प्राइम मिनिस्टर ने लेजिस्लेचर से क्या किया, किसी कानून को पास करवाया, पास करवा दिया। पास करवाने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास गया सिग्नेचर के लिए। अब प्रेसिडेंट को कानून पसंद नहीं आ रहा, या प्रेसिडेंट डीपीएसपी को देखते हुए क्या बोल रहा है कि नहीं, ये चीजें पास नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में आ सकता है, बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। किसके किसके बीच में, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम द सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट विथ रिगार्ड टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स एंड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या है, सेंटर क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को किसके रिगार्ड में, इस प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। और अगर ये प्रिंसिपल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, अगर ये प्रिंसिपल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, इन केस नॉन कंप्लायंसेस कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। वो क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। ठीक है। सिमिलरली व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गेट्स ए बिल, जब प्राइम मिनिस्टर को बिल्स मिलता है पास्ड बाय द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट में रिजेक्ट द बिल on the ground that these principles are fundamental to the governance of the country and hence the ministry has no right to ignore them। कहने का मतलब है जब भी क्या मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को बिल मिलता है कहां से, पार्लियामेंट से पास किया हुआ, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बीच, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, जो भी लेजिस्लेचर से बिल आया उस बिल को प्रेसिडेंट के पास किया प्राइम मिनिस्टर ने। जब प्राइम मिनिस्टर ने पास किया तो हो सकता है वो क्या करे, उन चीजों को क्या करे, उन चीजों को रिजेक्ट कर सकता है उस बिल को, ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट प्रिंसिपल्स एंड आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस। प्रिंसिपल्स क्या है, इस ये प्रिंसिपल्स गवर्नेंस के फंडामेंटल के खिलाफ है या गवर्नेंस के फंडामेंटल के साथ है, तो वो उसके पास उसको इग्नोर करने का फिर अधिकार नहीं है। मीन्स वो जो बिल पास रिजेक्ट होकर के आया प्रेसिडेंट से, फिर वो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, वो बिल फिर कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में अकर बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे सेम चीजें क्या हो सकता है, स्टेट लेवल पे सेम चीजें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है किसके किसके बीच में, गवर्नर के बीच में और किसके बीच में, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में। ठीक है, ये हमने पिछले टॉपिक की जो बच गए थे कुछ, उन चीजों को डिस्कस किया। तो हमने आज स्टार्ट क्या किया है, स्टार्ट किया है डीपीएसपी का लेक्चर 4 या पार्ट 4। ठीक है, ये बातें होगी हमारी क्रिटिसिज्म की। इतना क्रिटिसिज्म के बाद भी क्या हुआ है, इतना क्रिटिसिज्म के बाद भी जो डीपीएसपी है उसमें यूटिलिटी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या यूटिलिटी है, यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या यूटिलिटी है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यूटिलिटी है इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म के अलावा, इन स्पाइट ऑफ द जो भी क्रिटिसिज्म ऊपर किया गया है उसके अलावा, एंड शॉर्ट कमिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एन अननेसेसरी अपेंडेज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो सिर्फ अननेसेसरी अपेंडेज नहीं है, वो अननेसेसरी चीजें नहीं है कॉन्स्टिट्यूशंस में। द कॉन्स्टिट्यूशंस इटसेल्फ डिक्लेयर दैट दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो डीपीएसपी है वो गवर्नेंस ऑफ कंट्री को गवर्न करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए फंडामेंटल है। डीपीएसपी क्या है, कंट्री को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए क्या है, फंडामेंटल है। अकॉर्डिंग टू एल.एम. सिंघवी, एन इमिनेंट जूरिस्ट एंड डिप्लोमेट, द डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव है वो क्या है, लाइफ गिविंग, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देता है, जीवन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देता है, जीवन देता है। दे कॉन्स्टिट्यूट स्टफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलॉसफी ऑफ द सोशल जस्टिस। इसमें क्या है, डीपीएसपी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ स्टफ देता है और उसके फिलॉसफी देता है। सोशल जस्टिस का क्या देता है, फिलॉसफी देता है डीपीएसपी। एमसी चावला, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज ऑफ द ओपिनियन दैट if all these principles are fully carried out, our country would indeed be a heaven on earth। अगर जितने भी चीजें डीपीएसपी में दिया गया है, अगर उन सारी चीजों को मान लिया जाए
हमारा देश क्या बन जाएगा, हमारा देश बन जाएगा स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंडिया वुड देन बी नॉट ओनली डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल सेंस, इंडिया सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में डेमोक्रेटिक नहीं होगा, वो किस सेंस में होगा, बट ऑल्सो वेलफेयर स्टेट लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, मीन्स अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए जो देखभाल कर रहे हैं उसमें भी क्या हो जाएगा, इंडिया निपुण हो जाएगा। Dr. B. R. Ambedkar had pointed out that the directive have great value because they lay down that the goals of Indian polity is economic democracy and distinguished from political democracy. Means बी आर अम्बेडकर ने क्या अपॉइंटमेंट किया, बी आर अम्बेडकर ने पॉइंट आउट किया कि जो डायरेक्टिव्स है उसका ग्रेट वैल्यू है, उसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों उसका ज्यादा वैल्यू है, इसलिए उसका ज्यादा वैल्यू है क्योंकि वो क्या करता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को डिस्टिंग्यूश करता है। क्या करता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को डिस्टिंग्यूश करता है। ठीक है। ग्रेवनिल ऑस्टिन ओपिनड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एम्ड एट फर्दरिंग the goals of social revolution or to foster this revolution by establishing the conditions necessary for its achievement। कहने का मतलब है रॉबर्ट ग्रेवनिल क्या बोल रहे हैं, ग्रेवनिल ऑस्टिन क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस तरह पे एम करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम करते हैं कि जो सोशल रिवोल्यूशन है, मीन्स सोशल रिवोल्यूशन के गोल पे एम करते हैं, मीन्स जो भी सोसाइटी में रिवोल्यूशन आना चाहिए उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर एम करते हैं और क्या करते हैं, उस रिवोल्यूशन को इस्टेब्लिश करने का कंडीशन के साथ, अचीवमेंट के साथ जो भी नेसेसरी चीजें हैं उन चीजों के ऊपर एम करते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो किसके ऊपर एम करते हैं, सोशल रिवोल्यूशन के ऊपर एम करते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो रिवोल्यूशन इस्टेब्लिश हो उस तरीके से इस्टेब्लिश होने के बाद उन चीजों का अचीवमेंट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्टेब्लिश करके छोड़ दिया, उन चीजों का अचीवमेंट भी होना चाहिए। ठीक है। Sir B. N. Rao, the constitutional advisor of the Constituent Assembly, stated that the directive principles are intended as moral precepts of the authorities of the state that have at least an educational value. That means कहने का मतलब है MC स्टलवेट ने क्या बोला, ये क्या बोला कि the directive principles are intended as moral precepts, मीन्स ये moral precepts के साथ भी intended। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ क्या है, सिर्फ ऑथोरिटीज नहीं है, ये क्या करता है, ये मोरल परसेप्ट भी रखता है, मीन्स मोरल परसेप्शन भी रखता है, परसेप्शंस, मोरल परसेप्शंस भी रखता है कि हाँ मोरल वैल्यू क्या है, इथिकल वैल्यू क्या है, किस तरीके से चीज़ों को बाहर आना चाहिए, किस तरीके से इनइक्वालिटीज को कम होना चाहिए, किस तरीके की सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को परसेप्ट करता है। और क्या करता है, एटलीस्ट एजुकेटिव वैल्यू इसके पास क्या है, जीपीएसपी के पास क्या है, एजुकेटिव वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू MC स्टलवेट, द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे MC स्टलवेट, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि the directive principles, although confer no legal rights and create no legal remedies, are significant and useful in the following ways। DPSP के पास कोई लीगल राइट्स नहीं है, ठीक है, कोई लीगल राइट्स नहीं है उसके पास, ना कोई लीगल रेमेडीज है, फिर भी क्या है, फिर भी ये बहुत सिग्निफिकेंट है। किस तरीके से सिग्निफिकेंट है, ये क्या है, दे आर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि किसको डायरेक्शन दे रहा था, गवर्नर जनरल को या फिर गवर्नर्स को डायरेक्शन दे रहा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने ये पहले पढ़ रखा है। ठीक है। और जनरल रिकमेंडेशन एड्रेस टू ऑल ऑथोरिटीज इन द इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन में जो सभी ऑथोरिटीज है उनके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है उनके लिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। दे रिमाइंड दैट देम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर विच द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट बिल्डिंग, जहां पर नया सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर बनेगा, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का एम है, उन चीजों को बिल्ड करने का एम है। ठीक है। They have served as useful beacon lights of the courts. They have helped the courts to in exercising their powers of judicial review, that is the power to determine the constitutional validity of the law। मीन्स यही DPSP है जो कि कोर्ट को हेल्प करता है कि क्या ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इसके जुडिशियल रिव्यू किया जाए, जुडिशियल रिव्यू के बाद ये क्या डिक्लेयर किया जाए, क्या है, DPSP ही प्रिंसिपल है, DPSP ही हेल्प करता है। ठीक है। दे फॉर्म द डोमिनेटिंग बैकग्राउंड टू ऑल स्टेट एक्शंस, ये क्या करता है, डोमिनेटिंग बैकग्राउंड करता है सभी स्टेट एक्शंस के लिए, जैसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, एंड आल्सो गाइड टू कोर्ट्स इन सम रिस्पेक्ट, कुछ रिस्पेक्ट में कोर्ट्स को भी गाइड करता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, किस तरीके से लेजिस्लेटिव रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इन मामले में क्या करता है, इन मामले में कोर्ट को भी गाइड करता है। उसके बाद दे एम्पलीफाई द प्रीएम्बल which solemnly resolves to secure to all citizens of Indian society India justice, liberty, equality and fraternity।
मीन्स ये क्या करता है, ये प्रियम्बल को भी एम्पलीफाई करता है। डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी प्रियम्बल को भी एम्पलीफाई करता है। क्या एम्पलीफाई करता है, विच फॉर्मली रिजॉल्व टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, मीन्स सभी सिटीजन को सिक्योर करना, किसके लिए, जस्टिस के लिए, लिबर्टी के लिए, इक्वालिटी के लिए और फ्रेटर्निटी के लिए, इन सभी के लिए क्या करना, इसको सिक्योर करना। ठीक है, द डायरेक्टिव ऑल्सो प्ले फॉलोइंग रोल, डायरेक्टिव और भी कुछ रोल प्ले करता है, जैसे कि और क्या रोल प्ले करता है, डायरेक्टिव और रोल क्या प्ले करता है, दे फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस ऑफ द पार्टी इन पावर। जो भी पार्टी पावर में है उसके स्टेबिलिटी को, उसके कंटिन्यूटी को, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करके रखता है, उसको फैसिलिटेट करके रखता है। मीन्स पार्टी कोई भी पावर में हो, उस पार्टी को किस तरीके से चलना है, किस तरीके से स्टेबिलिटी लाना है, किस तरीके की कंटिन्यूटी लाना है, तो इन चीजों को भी क्या करता है डायरेक्टिव, इन चीजों में भी डायरेक्टिव का रोल है। दे आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स, दे आर इंटेंडेड टू फिल द वैक्यूम इन पार्ट 3 बाय प्रोवाइडिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। कहने का मतलब है कि ये फंडामेंटल राइट्स का सप्लीमेंट्री है, इस फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ सप्लीमेंट्री दे रहा है सिटीजन्स को क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स तो दे ही रहा है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ क्या कर रहा है, एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट दे रहा है। Their implementation creates a favorable atmosphere for full of and proper enjoyment of the fundamental rights by citizens। मीन्स इसका इम्प्लीमेंटेशन, डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, एक फेवरेबल एटमोस्फेयर प्रोवाइड करता है, किसके लिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए, किसके लिए, एक फेवरेबल क्या करता है, एटमोस्फेयर प्रोवाइड करता है डीपीएसपी, किसके साथ मिलकर के, फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलकर के। अब इसके बाद क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग। मीन्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं है बिना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगा तभी मतलब है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल है ही नहीं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इकोनॉमिक है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। मीन्स एक दूसरे को होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। उसके बाद दे इनेबल द अपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करता है अपोजिशंस को, कि अपोजिशंस किसके ऊपर सवाल खड़ा करे, अपोजिशंस का जो लीडर है वो किसके ऊपर सवाल खड़ा करे। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कोई कानून बना है तो वो डीपीएसपी को ही दिमाग में रख करके, अपोजिशंस के जो लीडर है या जो अपोजिशंस है वो डीपीएसपी की चीजों को ही दिमाग में रख करके कि हाँ ये डीपीएसपी के खिलाफ है, इसी बातों को लेकर के वो क्या कर सकता है, पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, अपना पावर को एक्सरसाइज कर सकता है कि हाँ हम अपोजिशन के लीडर है और ये जो आपने कानून बनाया है या ये चीजें जो हो रही है ये डीपीएसपी के खिलाफ है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इन्हीं चीजों के साथ क्या कर सकता है वो, इन्हीं चीजों के साथ क्या कर सकता है, अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। कौन, अपोजिशंस के लीडर। द अपोजिशन कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी ऑन द ग्राउंड दैट इट्स एक्टिविटी इज अपोज टू द डायरेक्टिव्स। मींस इसके एक्टिविटी, जो भी रूलिंग पार्टी है उसकी एक्टिविटी क्या कर रहा है, डायरेक्टिव को, डीपीएसपी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इस बेसिस पे क्या कर सकता है अपोजिशन, अपना मत रख सकता है या फिर अपना विचार रख सकता है। दिस सर्व एज ए क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स डीपीएसपी क्या करता है, क्रूशियल परफॉर्मेंस देता है, क्रूशियल परफॉर्मेंस देता है कि क्या हाँ आपने सही काम करा है या नहीं करा है। द पीपल कैन एग्जामिन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन के लाइट में क्या कर सकता है, पीपल अपना पॉलिसीज को एग्जामिन कर सकता है या प्रोग्राम को एग्जामिन कर सकता है कि हाँ ये डीपीएसपी से मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, क्या ये डीपीएसपी से मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो ये अपना पॉलिसी से या अपना प्रोग्राम को क्या कर सकता है, ये इस तरीके से मेजर कर सकता है। उसके बाद दे सर्व एज कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। ये क्या करता है, ये कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की तरह सर्व करता है। रूलिंग पार्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इररिस्पेक्टिव, मान लीजिए किसी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी है, उस आइडियोलॉजी के अगर रूलिंग पार्टी है तो वो अपना आइडियोलॉजी की तरह काम करेगा, लेकिन डीपीएसपी क्या करता है, उसको इन चीजों को करने से रोकता है कि हाँ ये डीपीएसपी में नहीं है, आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपना नहीं मान सकते। ठीक है, हैज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट दीज प्रिंसिपल्स आर इंटेंडेड टू बी इट्स गाइड, फिलोसफर एंड फ्रेंड इन इट्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट। मीन्स ये जो डीपीएसपी है वो किस तरीके से एक्ट करता है एक रूलिंग पार्टी के लिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं, मीन्स एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ साथ उसके फ्रेंड की तरह काम करता है कि हमने जब भी नियम बनाना तो उसको मान करके नियम बनाना है। दूसरा, फिलोसफर की तरह काम करता है डीपीएसपी, एक गाइड की तरह काम करता है डीपीएसपी, और ताकि क्या हो सके जो लेजिस्लेटिव है या फिर जो एग्जीक्यूटिव एक्ट्स है उसको अच्छी तरीके से
बना सके रूलिंग पार्टी। ठीक है, ये बातें होगी हमारी यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब हमारे पास आते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या क्या इंप्लीमेंट हुआ है डीपीएसपी में? डीपीएसपी में क्या क्या इंप्लीमेंट हुआ है? तो डीपीएसपी में इंप्लीमेंट हुआ है आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखते हैं कि ये नॉन जस्टिसेबल होने के बाद भी, ये नॉन इन्फोर्सेबल होने के बावजूद भी क्या क्या जगह, कहां कहां जगह पे इसका इंप्लीमेंट हुआ है। तो इसका इंप्लीमेंट हुआ है आपका Since 1950, the successive governments at the center and the state have made several law and formulated various programs for the implementing the DPSP। मीन्स जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आए जा रहा है, वो क्या कर रहा है, सेंटर और स्टेट में बहुत सारे नियम फॉर्मुलेट कर रहा है। किसको दिमाग में रखते हुए? डीपीएसपी को मद्देनजर रखते हुए। क्या क्या है? द प्लानिंग कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1950 टू टेक अप द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन ए प्लान्ड मैनर। प्लानिंग कमीशन बनाया गया कब? 1950 में। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? उसके अकॉर्डिंग हुआ कि जो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में, वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए देश में, वो प्लान्ड तरीके से होना चाहिए, एक प्लान्ड मैनर से होना चाहिए। द सक्सेसिव 5 years प्लान एम्ड एट सेक्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज। मीन्स ये जो 5 year प्लान का जो एम था, ये 5 year पंचवर्षीय योजना का जो एम था, ये क्या एम था? इसका एम था कि वो क्या करे, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर करे। जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है उसको सिक्योर करे और इनइक्वालिटीज को हटाए, इनकम के इनइक्वालिटीज को हटाए, स्टेटस के इनइक्वालिटीज को हटाए और अपॉर्चुनिटी के इनइक्वालिटी जो चल रहा है उसको हटाए। इन 2015 में द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू बॉडी कॉल्ड नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को हटा करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। कब? 2015 में। नीति आयोग का क्या मतलब है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का क्या मतलब है? नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या करता है? नीति आयोग क्या करता है? ये एक एडवाइजरी थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है नीति आयोग। उसके बाद ये क्या करता है? बॉटम अप अप्रोच रखता है। मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जिसमें जो नीचे है उसको धीरे धीरे अपलिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ताकि क्या हो सके? मैक्सिमम गवर्नेंस हो सके। ताकि क्या हो सके? मैक्सिमम गवर्नेंस हो सके और मिनिमम गवर्नमेंट हो। गवर्नेंस मीन्स संचालन और गवर्नमेंट मीन्स चलाने वाला। तो मैक्सिमम गवर्नेंस हो, अच्छी तरीके से संचालन हो और मिनिमम गवर्नमेंट हो। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करता है? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एको करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एको करता है। ठीक है। Almost all the states have passed land reforms law to bring changes in the agrarian society and to improve the condition of the rural masses। मीन्स लगभग सारे स्टेट ने क्या करा? लैंड रिफॉर्म्स रूल लाया। उस लैंड रिफॉर्म रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ? कि सोसाइटी में क्या हो? सोसाइटी में इंप्रूव हो कंडीशन ऑफ द रूरल मासेस। जो रूरल में लोग रह रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उसके कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके लैंड रिफॉर्म्स करके। किस तरीके से कर सकते हैं? These measures include abolitions of intermediaries like जमींदार। उसने क्या किया? इन्होंने क्या करा? लैंड रिफॉर्म्स में जमींदार जैसी चीजों को हटा दिया। उसके बाद जागीरदार, इनामदार, इन सब चीजों को हटा दिया। पहली काम ये किया। उसके बाद दूसरा काम क्या किया? कि एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर या फेयर रेंट देना शुरू किया। दैट मीन्स जो भी काम कर रहा है या जो भी रेंट पे लिया है उसको एक अच्छी तरीके से रेंट मिले। एक टेनेंसी रिफॉर्म किया। ये लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, impositions of ceiling on land holding, that means tendency reforms like security of tenure, fair rents। उसके बाद imposition of ceiling on land holding मीन्स कितना आप जमीन रख सकते हैं अपने पास, उसके ऊपर भी बात की गई। तो कितना रख सकते हैं? 30 बीघा रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 30 बीघा के बाद अगर ज्यादा जमीन है तो वो क्या हो सकता है? वो मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में या फिर वो क्या हो सकता है? वो चीजें जा सकती है। तो 30 बीघा जमीन आप मीन्स एक सीलिंग कर दिया, एक लिमिटेशन कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमॉन्ग द लैंडलेस लेबर मीन्स जो भी सरप्लस लैंड है उसको लैंडलेस लेबर के पास क्या कर दिया? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। और क्या कर दिया? कोऑपरेटिव फार्मिंग कर दिया। जो फार्मिंग है वो धीरे धीरे कोऑपरेटिव होना शुरू हुआ। उसके बाद द मिनिमम वेज एक्ट 1948, 1948 में मिनिमम वेज एक्ट बनाया। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशन एक्ट 1986,
द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, the Mines Act 1952, the Industrial Disputes Act 1947, the Workmen's Compensation Act 1923, and so on have to be enacted to protect the interest of the labor sections. इतने सारे एक्ट को लाया गया ताकि लेबर सेक्शंस को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, जो भी लेबर सेक्शंस के लोग हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके, इतने सारे एक्ट लाया गया। ठीक है, उसके बाद इन 2006 द गवर्नमेंट बैंड द चाइल्ड लेबर। 2006 में गवर्नमेंट ने क्या किया, चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, इन 2016 में क्या किया, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 वाज रीनेम्ड द चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। मतलब इसको रीनेम कर दिया, चाइल्ड लेबर एक्ट को क्या कर दिया, रीनेम करके क्या बना दिया, रीनेम करके बना दिया चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। उसके बाद द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड द इक्वल रिन्यूएशन एक्ट 1976 हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्कर। वुमेन वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। उसके बाद वेरियस मेजर्स हैव बीन टेकन टू यूटिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग द कॉमन गुड। मीन्स सभी के भलाई के लिए क्या किया गया, सभी के भलाई के लिए बहुत सारे स्टेप को लिया गया, बहुत सारे मेजर्स को लिया गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लिया गया। These include nationalization of the insurance 1956, इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक, जो लीडिंग कमर्शियल बैंक था वो क्या करता था, सिर्फ अमीरों को लोन देता था उस टाइम पे, तो उसको क्या करते, उसको नेशनलाइज कर दिया, या अब गरीबों को भी लोन देना, लोन मिलेगा। 1969 में इसको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस 1971, एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स 1971 एंड सो। प्रिवी पर्स कहने का मतलब है कि जो भी राजा महाराजाओं को जा रहा था टैक्स, या जो भी राजा महाराजाओं को इंडियन गवर्नमेंट दे रही थी, उसको क्या करता है, एबोलिश कर दिया, राजा महाराजाओं को देना बंद कर दिया। ठीक है, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 हैज एस्टैब्लिश्ड ए नेशन वाइड नेटवर्क टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड टू द पुअर एंड द ऑर्गेनाइज्ड लोक अदालत फॉर द प्रमोटिंग इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए लोक अदालत बनाया गया और पुअर आदमी के लिए एक लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने गया। पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया गया। ठीक है, लोक अदालत इज ए स्टैट्यूटरी फॉरम फॉर कॉन्सिलेटरी सेटलमेंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। लीगल डिस्प्यूट्स के लिए क्या कर दिया गया, लोक अदालत बनाया गया। इट हैज बीन द स्टेटस ऑफ ए सिविल कोर्ट, मींस जो लोक अदालत है उसको सिविल कोर्ट का स्टेटस दिया गया। और क्या क्या, कोर्ट के बाहर का सेटलमेंट के लिए भी क्या किया गया, लोक अदालत बनाया गया। इट्स एवार्डी आर इन्फोर्सेबल बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड फाइनल एज नो अपील लाइज बिफोर एनी कोर्ट अगेंस्ट देम। मींस ये जो हो गया वहां चीजें, तो किसी कोर्ट के अगेंस्ट में ये चीजें अपील नहीं हो सकती। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, क्वायर बोर्ड, सिल्क बोर्ड एंड सो ऑन हैव बीन सेट अप फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इतनी सारी चीजें किसके लिए बनाया गया, इतनी सारी चीजें कॉटेज इंडस्ट्री के लिए बनाया गया। उसके बाद द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 2006 एंड सो ऑन हैव बीन लॉन्च फॉर द रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के लिए इतनी सारी चीजें बनाई गई। ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें डीपीएसपी को दिमाग में रखते हुए बनाए गए। The Wildlife Protection Act 1972 and the Forest Conservation Act 1980 have been enacted to safeguard the wildlife and the forest respectively. Further, the Water and Air Act have provided for the establishment of the Central and State Pollution Control Board, which was engaged in the protection of improvement of the environment. जो कि environment को protect करने के लिए इतने सारे एक्ट बनाए गए। The National Forest Policy 1988 aims at the protection, conservation and development of the forest. जो National Forest Act 1988 में बनाया गया वो किसके ऊपर एम करता है, वो एम करता है प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। उसके बाद किसके बारे में कानून बनाया गया, एग्रीकल्चर हैव बीन मॉडर्नाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट्स। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया एग्रीकल्चर इनपुट्स दे करके। ठीक है, सीड्स दिया गया, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज। वेरियस स्टेप्स हैव आल्सो बीन टेकन टू ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। मॉडर्न और साइंटिफिक की तरह से एनिमल हस्बेंड्री किस तरीके से किया जाए उसके बारे में भी देखा गया। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, 3 लेवल के पंचायती राज सिस्टम बनाया गया। कैसे, एट विलेज, एट तालुका, एट जिला लेवल।
इन 3 लेवल पे क्या क्या गया, इन 3 लेवल पे पंचायती राज सिस्टम बनाया गया। हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रांसलेट इनटू रियलिटी गांधी ड्रीम ऑफ एवरी विलेज बीइंग ए रिपब्लिक। मींस गांधी जी का ड्रीम ये था कि प्रत्येक विलेज, प्रत्येक गांव जो है वो रिपब्लिक हो। तो इन चीजों को रखते हुए 3 टायर पंचायती राज बनाया गया। द 73rd Amendment Act 1992 has been enacted to provide constitutional status and protections to these पंचायती राज institutions। मींस 73rd Amendment Act 1992 के द्वारा इसको क्या 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 एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज सिस्टम को, और उसके प्रोटेक्शन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो प्रोटेक्शन के लिए कुछ नियम बनाए गए। सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। सीट को रिजर्व किया गया SC ST और वीकर सेक्शंस के लिए। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सर्विस एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज। गवर्नमेंट सर्विस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के लिए SC ST और OBC के लिए सीट रिजर्व किया गया। द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 which was renamed as the Protections of Civil Right Act 1976 and the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। ये सारी चीजें बनाई गई। Have been enacted to protect the SC and ST from social injustice and exploitation। ये सारी एक्ट SC ST के लिए बनाया गया ताकि जो भी उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है वो रोका जाए। The 65 Constitutional Amendment Act of 1990 established the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe to protect the interest of SC and ST। मीन्स 65 Constitutional Amendment Act 1990 में क्या किया गया, एक नेशनल कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, इसके लिए शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ताकि उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। लेटर द 89th Constitutional Amendment Act 2003 bifurcated this combined commission into 2 separate bodies। क्या 89th Constitutional Amendment जब आया तो उस टाइम में क्या किया गया, उस टाइम में इस कमीशन को बाइफर्केट करके 2 कमीशन बनाया गया। क्या क्या, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। 2 कमीशन बनाया गया। क्या क्या, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। उसके बाद वेरियस नेशनल लेवल कमीशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे नेशनल लेवल पे कमीशन बने जो कि इस्टेब्लिश किया और प्रमोट किया ताकि सोशल को, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। किसके, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस है। दीज इंक्लूड नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस 1993, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1993, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स 1992 and the National Commission for Protection of Child Rights 2007. Further, the 102nd Amendment Act of 2018 conferred a constitutional status on the National Commissions for Backward Classes and also enlarged its functions। और क्या किया गया, 2018 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया 102 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कि जो नेशनल कमीशन है बैकवर्ड क्लासेस के लिए उसको इनलार्ज किया गया और उसके फंक्शंस को इनलार्ज किया गया। ठीक है। In 2019, the central government issued order providing 10% reservation to the economically weaker section। 2019 में क्या किया गया, 10% किसको दिया गया रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, मतलब EWS को। इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, सिविल पोस्ट के लिए, सिविल पोस्ट में पोस्ट और सर्विस के लिए। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर कोई सिविल पोस्ट पे है या कोई सिविल सर्विस पे है तो वहां पर 10% क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया। किसको, EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। The benefits of this reservation can be availed by the persons belonging to EWS who are not covered under any of the existing schemes of reservation of SC, ST and OBC। ये EWS उसको मिला जाएगा जो कि किसी भी सेक्शंस में नहीं आता। SC, ST और OBC में किसी से भी लाभ नहीं ले रखा है, उस सेक्शन में मिलता है। ठीक है। This reservation was facilitated by the 103rd Amendment Act 2019। ये रिजर्वेशन को कब फैसिलिटेट किया गया, 103वां जब अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, तब इसको फैसिलिटेट किया गया। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेपरेटेड द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। स्टेट के पब्लिक सर्विस से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। किसमें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट में। Prior to this separation, the district authority like the collector, sub-divisional officer, the tehsildar and so on used to exercise judicial power along with the traditional executive power। मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन था, कलेक्टर, जो सब डिविजनल SDO है, जो तहसीलदार है, वो क्या करते थे, वो अपना जुडिशियल पावर को भी एक्सरसाइज कर रहे थे और एग्जीक्यूटिव पावर को भी एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन 1973 में क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। दैट मीन्स इसको क्या कर दिया गया, आफ्टर द सेपरेशन द जुडिशियल पावर्स
were taken away from the executive authorities. मीन्स ये जो जब ये हटाया गया, हटाने के बाद लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग अलग कर दिया, हटाने के बाद कर दिया गया जुडिशियल पावर अब वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अब सिर्फ क्या करेंगे, अब सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेंगे। एंड वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो जुडिशियल पावर है वो किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर, हु वर्क्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट। वो किसके अंडर वो किसके अंदर काम करता है, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के वो स्टेट हाई कोर्ट के अंदर काम करता है। ठीक है। द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ एक्ट 1951 हैज बीन इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस है या मॉन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। प्राइमरली हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द कंट्री टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया गया। ऑल्सो स्पेशल प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च टू इरेडिकेट वाइड स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, टीबी, लेप्रोसी, एड्स, कैंसर, फाइलेरिया, कालाजार, गोनियावॉर्म्स, योस, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड सो ऑन। इन सब के लिए क्या कर दिया गया, एक स्पेशल प्रोग्राम को बनाया गया। ठीक है। लॉस टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ कॉ को स्लॉटर के लिए लॉ बनाया गया। बुलॉक्स एंड हैव बीन इनेक्टेड इन सम स्टेट, कुछ स्टेट में इसको इनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद सम स्टेट्स हैव इनिशिएटेड द ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर पीपल अबव 65 ईयर्स। 65 साल से ऊपर जो भी ओल्ड स्टेज है उनको, उनके लिए क्या कर दिया गया, उनके लिए पेंशन दिया गया, उनके लिए पेंशन दिया गया। उसके बाद इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया क्या कर रहा है, किस पॉलिसी को मान रहा है, किस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए पंचशील और क्या कर रहा है, पंचशील जैसे चीजों को प्रमोट कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ द एबव स्टेप बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड फुल्ली एंड इफेक्टिवली ड्यू टू सेवरल रीजंस। बहुत सारे रीजन से क्या किया गया, इन सारी चीजों के बावजूद भी, जितना हमने ऊपर पढ़ा, इन सारी चीजों के बावजूद भी क्या कर दिया गया, डीपीएसपी को फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। बहुत सारे रीजन है, जैसे इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। दूसरा अनफेवरेबल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है। तीसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है। ईस्टर्न सेंटर स्टेट रिलेशन सही नहीं है, एंड सो ऑन, और इसे बहुत सारे कारण। ठीक है। अब कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स हैं जो कि पार्ट 4 के बाहर है, आउटसाइड पार्ट 4 है। क्या क्या है डायरेक्टिव्स? क्लेम्स ऑफ SC and ST टू सर्विस के क्लेम के लिए SC ST को सर्विस के अगर क्लेम करना है तो ये पार्ट 4 से बाहर है। ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 335 में, पार्ट 16 में दिया गया है ये, आर्टिकल 335 में। दूसरा है इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग का इंस्ट्रक्शंस कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 350A पार्ट 17 में। पार्ट 17 में दिया गया है आर्टिकल 350A मींस इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 351 में पार्ट 17 में। ये सारी चीज कहाँ दिया गया है? ये सारी चीज दिया गया आपका, कहने का मतलब है कि ये पार्ट 5 से अलग वाले पार्ट में दिया गया, ये भी डीपीएसपी ही है। ठीक है। द अबव डायरेक्टिव्स आर आल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। जो ऊपर डायरेक्टिव ये भी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। हाउएवर दे आर आल्सो गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड अटेंशन बाय द जुडिशरी ऑन द ग्राउंड दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रीड टुगेदर। मीन सभी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा एक साथ पढ़ना है, इसलिए इस बात को भी कोर्ट क्या करता है, दे आल्सो गिव इक्वल इंपॉर्टेंस एंड अटेंशन बाय द जुडिशरी के द्वारा इक्वल इंपॉर्टेंस एंड इक्वल अटेंशन दिया जाता है इन सारी चीजों को जो कि पार्ट 4 से बाहर है। अब है इसमें आर्टिकल्स क्या क्या था? 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 में एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट, 38 में स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, 39 में सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी फॉलोड बाय द। ये सारे आर्टिकल्स हमने क्या कर रखा है? ये सारे आर्टिकल्स हमने पढ़ रखा है। ये टॉपिक हमारा डीपीएसपी यहाँ खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में? फंडामेंटल ड्यूटीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।